यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन नंबर 1 का पार्ट 3। जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हुई है, अभी तक 6 क्लासेस अपनी यहाँ पर हो चुकी है स्पेसिफिक सेक्शन 1 के लिए, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लासेस में पोषण वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आपके विटामिन, प्रोटीन, फैट सब कुछ चीज़ें आ गई थी। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेज था, सेकंड जो अपना टॉपिक था, आप इसे चैप्टर वाइज कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण के महत्व को डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें एडोलसेंस में और इन सारी स्टेजेस में जो है किस तरीके से पोषण होना चाहिए, क्या क्या भोजन लेना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये टोटल आपसे 8 नंबर का पूछा जाएगा, ये हम लोगों ने कवर किया। फिर उसके बाद की जो क्लास थी, और यदि मैं प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, है ना, हेल्थ केयर के बारे में कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है। और इसको जो हमने डिस्कस किया है वो MCP कार्ड के थ्रू डिस्कस किया है ना, MCP कार्ड के थ्रू हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके बचे हुए पार्ट को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से अपने 7 नंबर में जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन वाला पार्ट भी आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो जांच होगी वो सारी चीज़ें टीका वगैरह इन सब से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इससे पहले यदि आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो आप उसे ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास नंबर 7 को। थोड़ा सा क्लास 6 का रिवीजन करते हुए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो MCP कार्ड होता है, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए ये रहता है। दोनों से रिलेटेड A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, 40 पेज का ये कार्ड होता है MP में, इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, किस तरीके की सर्विस दी जाएगी, क्या क्या सुविधाएं हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इसको यहाँ पर बोला जाता है। ओके, और सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी कि कौन सा टीका कब लगवाना है, कौन से टाइम पे कौन सी जांच यहाँ पर करवानी है, जो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ जो नई चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसमें जो जो भी नाम लिए गए, बीमारियों के रिलेटेड हो गए, मेडिसिन से रिलेटेड हो गए, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो गए, अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस करी है। तो एक बार थोड़ा सा जो नई नई टर्म्स है उनको रिवाइज करते हुए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। एल्बेंडाजोल की बात करते हैं। ये एक प्रकार की दवा या एक गोली आप इसको बोल सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के परजीवी कृमियों के संक्रमण के उपचार के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जो कीटाणु, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो कृमि खतरा होता है, उन सब से बचने के लिए जो है एल्बेंडाजोल दवाई का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नई चीज़ों के बारे में देखा था, जो टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर यहाँ पर प्रेफर करते हैं यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और BP यहाँ पर चेक करते हैं। 3 चीज़ें होती है, तो आपके सामने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको 3 चीज़ें यहाँ पर करवानी है, लेकिन उनके थ्रू आपके कई सारे टेस्ट यहाँ पर हो पाते हैं। सबसे पहले हमने APH की पढ़ा था, APH के बारे में देखा था, प्रसव पूर्ण रक्तस्राव के बारे में। ठीक है, एंटीपार्टम हैमरेज के बारे में हमने देखा था। इसमें जननांग पथ से या अंदर, उसके अंदर जो है रक्तस्राव के रूप में परिभाषित किया गया, जो गर्भावस्था के 24+ सप्ताह के और बच्चे के जन्म से पहले पहले यहाँ पर हो सकता है। ये भी एक गंभीर दिक्कत हो गई। ठीक है, फिर हमने सिजेरियन या C सेक्शन के बारे में देखा था, जहाँ पर बच्चे का जन्म जो है ऑपरेशन के थ्रू होता है, पेट में कट लगाकर। ठीक है, फिर हमने एक्लेम्सिया और प्रीलैम्सिया के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर महिलाओं को मोस्टली क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, एक्लेम्सिया कहलाती है। नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रीक्लैम्सिया इसको बोला जाएगा, और जब ये बहुत हायर लेवल पर हो जाता है, इतना BP इंक्रीज हो जाता है कि यहाँ पर कोमा में जाने जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो उसको एक्लेम्सिया यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी टेस्ट यहाँ पर करवाया जाता है कि कहीं BP ऐसा यहाँ पर वेरी तो नहीं हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना PIS, दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। लगभग 10% प्रेगनेंसी महिलाएं जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का शिकार होती है। दैट मीन्स किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में रहती है ना, क्योंकि ये जो टाइम माना जाता है, काफ़ी क्रिटिकल पीरियड इसको माना जाता है। तो कई अलग अलग प्रकार की समस्या यहाँ पर हो सकती है, जिसके बेसिक सिम्टम्स के बारे में हमने देखा था। यूरिनेशन में बदलाव होना, एक्सेसिवली हाइट, जो हम लोग बोल सकते हैं वेट यहाँ पर इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है 7 से 9 kg तक इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बहुत अत्यधिक मात्रा में इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी PIH का एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। विज़न यहाँ पर ब्लर्ड हो जाना, धुंधला दिखाई देना, ये भी एक इसका संकेत है PIH का। नोशिया यहाँ पर होना, ये भी इसी के अंदर कंसीडर किया जाता है।
एडिमा पेट में तकलीफ होना PIH के सिम्टम है। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना, ये भी इसी का सिम्टम है। और हार्ट रेट का वेरी करना, कम ज़्यादा यहाँ पर होना, हार्ट रेट का एकदम से बढ़ना, ये सारी चीज़ें PIH के अंदर कंसीडर की जाती है, जिसकी टाइम टू टाइम मंथली बेसिस पर यहाँ पर जाँच की जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था PPH, PIH अपन देख चुके हैं। अब व्हाट इज PPH? अब देखो, पोस्टपार्टम हैमरेज मतलब बेबी के बर्थ के बाद का जो पीरियड होता है उसको PPH यहाँ पर माना जाता है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव इसको बोला जाता है। बच्चे के जन्म के बाद योनि से होने वाला गंभीर रक्तस्राव है। ये एक प्रकार की गंभीर स्थिति है जिसमें मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि बहुत अत्यधिक मात्रा में हम लोग बोल सकते हैं रक्तस्राव यहाँ पर होता है। अब प्रसवोत्तर रक्तस्राव के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत एक्सेसिवली हो रहा है तो वीकनेस तो डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, तो चक्कर आना, बेहोशी महसूस होना, दृष्टि जो है धुंधली हो जाना। ठीक है, अब ये कब तक रहता है? शुरुआत से 12 सप्ताह तक ये रह सकता है। ठीक है, मतलब 84 डेज के अप्रोक्स, मतलब 90 डेज तक, 3 महीने तक हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अगर वजाइनल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें 500 ml तक अगर ब्लड लॉस्ट होता है तो इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम लोग PPH के अंदर कंसीडर करेंगे, मतलब ये एक डॉक्टर को दिखाने वाला सीन होगा फिर। ठीक है, फिर C सेक्शन के या सिजेरियन की हम लोग बात करें तो इसमें 1000 ml तक ब्लड लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर इससे कोई ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा दिक्कत लगती है तो वही डॉक्टर को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्लास 7 के पास। ठीक है, तो क्लास 7 में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर प्रसव से पहले क्या क्या जांच होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का पूरा चार्ट रहता है जिसमें सारी चीज़ें, ये हम लोग अभी MCP कार्ड ही पढ़ रहे हैं, तो MCP कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है। सबसे पहले डेट फिल करना रहती है, कितना समय हो चुका है ये लिखेंगे, अभी वेट कितना है, नब्ज जो है वो कैसे चल रही है। ठीक है, रक्तचाप, BP वगैरह की समस्या, एनीमिया, ठीक है, पैरों में सूजन, पीलिया या फिर अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो वो सारी यहाँ पर मेंशन की जाएगी। ठीक है, अब पेट की भी यहाँ पर जांच की जाएगी, है ना, जिससे मैं आपको बताया था कि इसमें हाइट भी ध्यान रखना है आपको और वेट भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो हमारा भ्रूण है उसकी लंबाई सप्ताह वाइज हम लोग यहाँ पर मेज़र करेंगे, जहाँ पर उसकी हाइट अभी कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, और वेट अभी कितना है, बनावट अभी कैसी है, हिलना डुलना स्टार्ट हुआ कि नहीं, हार्ट रेट है कि नहीं, हाथ पूरे तरीके से बने कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी जाएगी। गर्भस्थ शिशु की प्रति मिनट हृदय की गति कितनी है, PV यदि टेस्ट करवाया गया है तो वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करी जाएगी। ये कंपलसरी नहीं होता है, ये अगर वहीं पर सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा तो फिर ये टेस्ट भी आपका उसमें कंसिडर हो जाता है। बेसिकली वजाइना को यहाँ पर चेक किया जाता है कि कोई मतलब दिक्कत ना हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, कि कितनी हाइट किस समय पर कितनी होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट से, जो कंपलसरी टेस्ट होते हैं, जो करवाना ही होते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, ठीक है, सेकंड, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, कितना हीमोग्लोबिन है। यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन को चेक किया जाएगा। अब ये चीज़ क्या होती है इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट यहाँ पर होगा। यहाँ पर यूरिन टेस्ट के अंदर शुगर चेक की जाएगी, शर्करा भी चेक किया जाता है, HIV स्क्रीनिंग होगी, सिफिलिस स्क्रीनिंग यहाँ पर होगी, है ना, वो इन्फेक्शन वाली ही चीज़ है, इसको भी अपन पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला एल्ब्यूमिन पूरा चेक कर लेंगे क्या चीज़ें होती है, सिफिलिस को हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी अगर करवाई है तो वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करी जाएगी, और नहीं करी है तो ठीक है। ठीक है, और गर्भकालीन समय में मधुमेह टेस्ट यहाँ पर, डायबिटीज़ टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें 1 बाय 1 करके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में और RH फैक्टर के बारे में। देखो, डॉक्टर के द्वारा ये चेक किया जाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर फीमेल का RH फैक्टर मेल के RH फैक्टर से मेल नहीं खाता है तो इसमें बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो पूरे RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप यहाँ पर चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी डिटेल फिल करी जाएगी। ये जांच अगर आवश्यक लगती है तो करवा सकते हैं, बाकी इससे पहले कि जितनी भी जांच थी, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट में, ये सारी अपना डायबिटीज़ हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, सिफिलिस स्क्रीनिंग हो गया, ये सब कंपलसरी होती है। बाकी ये वैकल्पिक जांच अगर लगता है तो करवाई जा सकती है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन की जाँच और कब करवाई थी ये भी मैंशन किया जाएगा। HbS AG टेस्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। शुगर टेस्ट और अन्य कोई अगर टेस्ट की आवश्यकता लगती है तो वो सारे टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके जो भी नए नाम हैं या जो भी टेस्ट हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिफिलिस की यदि हम लोग बात करें तो सेक्स करने से पहले फैलने वाला एक प्रकार का संक्रमण है, जो
ट्रैपोनोमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर फैलता है। मेल और फीमेल दोनों में ये हो सकता है। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सिफिलिस संक्रमण हो सकता है। बेसिकली इसके सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, सबसे पहले सिम्टम्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी स्किन होती है उस पर चकत्ते बन जाते हैं, मतलब रैशेज टाइप हो जाते हैं, एलर्जिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, खुजली चलना या इस प्रकार के चकत्ते दिखाई देते हैं। शुरुआती समय में ये होते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर वापस से ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेन जो इसका रीज़न है या मेन जो फैक्टर है ट्रैपोनोमा पैलेडियम नामक के बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। कौन सा? सिफिलिस, ठीक है। तो इसका भी चेक करवाना, इसीलिए सबसे पहले ये वाला टेस्ट करवाया जाता है ताकि जो बच्चा है उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये पेरेंट्स से बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट यहाँ पर कंपलसरी माना जाता है। फिर आ जाता है आपका एल्ब्यूमिन टेस्ट, ये आपके यूरिन टेस्ट के थ्रू होता है। एक प्रकार का ब्लड टेस्ट ये रहेगा जो खून में एल्ब्यूमिन के स्तर को चेक करेगा, है ना। अब एक्चुअल में ये करता क्या है, ठीक है। इस टेस्ट में होगा क्या, आपका लीवर आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाले प्रोटीन से एल्ब्यूमिन का उत्पादन करता है। अगर ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है तो ये दिक्कत वाला केस होता है। तो इसलिए इसका भी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है कि प्रोटीन से यहाँ पर एल्ब्यूमिन जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। क्लियर है? दोनों टेस्ट आपको क्लियर हो गए। सिफिलिस टेस्ट क्लियर हो गया, एल्ब्यूमिन टेस्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने पढ़ा था एक वैकल्पिक टेस्ट में HBsAg, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अब हेपेटाइटिस बी वायरस की सतह पर एक प्रोटीन तीव्र या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण के दौरान सीरम में उच्च स्तर पर इसका पता लगाया जा सकता है। HBsAg की उपस्थिति इंगित करती है कि व्यक्ति संक्रामक है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया दैट मीन्स व्यक्ति में संक्रमण है, ठीक है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी की ये चेक करता है किस पे? आपके एंटीजन पे। ब्लड में दो चीज़ें होती है, एक आपका एंटीजन होता है, दूसरा एंटीबॉडी होता है। अगर एंटीबॉडी में संक्रमण है दैट मीन्स ये टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। एक बार से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेजर जो टेस्ट है इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो जो भी आपके MCP कार्ड में दे रखे हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिंट यहाँ पर दे रखी है, उसको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 लक्षण दे रखे हैं। यदि आपको अथवा आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को खतरे के ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान अगर ब्लीडिंग हो रही है, प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव यहाँ पर हो रहा है तो हॉस्पिटल लेकर जाना है। सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, या उसके बिना शरीर में रक्त की गंभीर कमी हो गई है तो लेकर जाएं, ठीक है। गर्भावस्था तो प्रसव के दौरान बहुत तेज फीवर हो रहा है तो लेकर जाएं। दौरे पड़ना, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द, उल्टी, पूरे शरीर में सूजन आ जाना तो ये भी समस्या वाली बात है, डॉक्टर को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। 12 घंटे से अधिक समय तक प्रसव पीड़ा या बच्चे का घूमना नहीं हो पा रहा है तो लेकर जाएं, ठीक है। प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की थैली फट जाना, समय पूर्व पानी की थैली फटना, अगर 37 सप्ताह से पहले अगर ये चीज़ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ठीक है। इसके बाद संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करें कि आप प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल वगैरह में ही जो है यहाँ पर डिलीवरी करवाएं, ठीक है। इसके लिए आप आशा, ANM जो सहायक कार्यकर्ता होते हैं, है ना, उनकी मदद यहाँ पर ले सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लास 6 के JSY, इसके अंदर कई सारी चीज़ें जो है कवर करी जाती है। हॉस्पिटल से घर तक ले जाना, सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा, जितनी भी चीज़ें सारी JSY के अंदर कंसीडर हो जाती है, दैट इज़ जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत पंजीकरण करवाना है, PMMVY वही प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराएं यदि आप उसके लिए पात्र हैं, वैलिड है तो। JSY के अंतर्गत जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही है उसका लाभ उठाइए। अस्पताल पहले से तय कर लें कि किस हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि सारे चेकअप वगैरह होंगे तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। परिवहन की व्यवस्था पहले से करके रखें। प्रसव के बाद अस्पताल में 48 घंटे तक रहना सुनिश्चित करें, ठीक है। अगर घर में ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे घर पर जो भी अवेलेबल है, दाई माँ, जो भी नर्स वगैरह जो भी अवेलेबल है, उसके थ्रू जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन जिन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। स्वच्छ हाथ, स्वच्छ जगह और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, मतलब जिस रूम में हम डिलीवरी करवाने वाले हैं वो पूरा क्लीन यहाँ पर होना चाहिए। स्वच्छ ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा। स्वच्छ नाभि नाल, नाल बांधने के लिए स्वच्छ धागा, नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र और स्वच्छ मूलाधार यहाँ पर चाहिए, ठीक है।
और अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो अस्पताल के लिए परिवहन की व्यवस्था करें। जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान जरूर से करवाएं और परिवार कल्याण संबंधी परामर्श जरूर से ले लें। ठीक है, पारिवारिक देखभाल और सहायता यहाँ पर सुनिश्चित करना है और ANM के द्वारा प्रसव सुनिश्चित करें स्वच्छ तरीके से। ओके, चलिए अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं। प्रसव के पश्चात 6 माह तक प्रत्येक दिन आयरन की 1 गोली का सेवन करना चाहिए और प्रसव पश्चात 6 माह तक प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोलियों का सेवन यहाँ पर करना चाहिए। शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम होने पर ANM से स्तनपान एवं कंगारू मदर केयर संबंधी सहायता यहाँ पर ली जा सकती है, जिसमें बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ये जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो यहाँ पर फॉलो करना होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर जो अगर बेबी हो है, ठीक है, अब इसके बाद जो है कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये भी बहुत कंपलसरी है। प्रसव पश्चात माता की जांच करनी है, उसमें कौन कौन से टेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वां दिन और 6 हफ्ता, ये सारे टेस्ट जो है 6 वीक तक यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे और 6 हफ्ते में ये हम लोग चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर एनीमिया दे रखा है। ठीक है, इसकी कोई समस्या तो नहीं है। नब्ज की गति यहाँ पर चेक करी जाएगी, बीपी चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेस्ट चेक किए जाएंगे कि क्या स्टेटस है। ठीक है, निप्पल्स चेक किए जाएंगे। गर्भाशय में अगर कोई पीड़ा है, कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अगर PV जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, अगर अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है डिलीवरी के बाद भी, तो अगर नॉर्मल हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो इस समय में रहेगा। अगर अत्यधिक हो रहा है तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लौकिया की स्थिति बन रही है क्या, है ना, अगर कोई दिक्कत आ रही है, स्वस्थ है या फिर स्मेल आ रही है, ये चीज़ भी मेंशन करी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, एपिजियोटॉमी या फिर टीयर की स्थिति स्वस्थ है या फिर संक्रमण है इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिवार कल्याण परामर्श लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, या इस प्रकार की अदर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करी जाएगी। ठीक है, तो एक बार से देख लीजिए ये सारी चीज़ें। PV के बारे में आप ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर 2 नए नाम दे रखे हैं, इन दोनों के बारे में अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार से इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर तो ये पूरा वजाइना चेक किया जाएगा कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग लोकिया को चेक करेंगे। ठीक है, लोकिया को कैसे चेक किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकेंड, देखो, डिलीवरी के बाद जो है वजाइना से ब्लीडिंग होने को लोकिया कहा जाता है। ठीक है, इसको लोकिया नाम यहाँ पर दिया गया है। इस स्राव में खून, म्यूकस और गर्भाशय के ऊतकों का निर्माण होता है, इसीलिए मासिक धर्म के स्राव की तरह इसमें भी स्मेल आती है और कई हफ्तों तक ये रहता है। अभी हमने देखा ही था। ठीक है, लोकिया शुरू में हैवी होता है लेकिन धीरे धीरे इसका जो फ्लो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर नॉर्मल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोल सकते हैं कि स्मेल वगैरह आती है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, जिसको डॉक्टर के द्वारा चेक करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मेन फैक्टर आता है जिसके हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट के बाद जो RH फैक्टर होते हैं उनको चेक किया जाएगा। ठीक है, क्यों RH फैक्टर को इंडिविजुअल चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट बेबी तो ठीक है, लेकिन जब सेकंड बेबी प्लान करते हैं तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस 1% हो जाते हैं, इसीलिए पूरा RH फैक्टर, ब्लड टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर पहले ही कर ली जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इससे कनेक्टेड RH फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ग्रुप A हो गया, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O। ठीक है, 4 ग्रुप अपने हो गए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे RBC के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका प्लाज्मा में एंटीबॉडी और एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सारे कॉम्बिनेशंस देखना। अगर हम लोग RBC की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें, तो ग्रुप A के अंदर A पाया जाएगा, B के अंदर B, AB के अंदर AB और ग्रुप O के अंदर O यहाँ पर RBC पाई जाएगी। अब अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ग्रुप A के अंदर एंटीबॉडी B पाई जाती है, ग्रुप B के अंदर एंटीबॉडी A पाई जाती है, ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ग्रुप O की बात करें तो एंटी A एंड एंटी B बोथ आर प्रेजेंट, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एंटीजन की बात करूं तो ग्रुप A में A एंटीजन पाया जाता है, ग्रुप B में B एंटीजन पाया जाता है, AB में बोथ। जैसे कि यहाँ पर अपन ने देखा एंटीबॉडीज इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ पर RBC के अंदर A और B दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं और ग्रुप O के अंदर कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है, जैसे नाम लिख रखे हैं वैसा ही इसका आंसर है। ग्रुप A के अंदर A,
ग्रुप बी के अंदर बी, ग्रुप ए बी के अंदर ए बी और ओ के अंदर ओ पाया जाएगा। अगर मैं एंटीबॉडीज़ की बात करूँ तो ए के अंदर इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी का अपोजिट ए हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि अगर ए बी लिखा हुआ है दैट मीन्स इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और अगर मैं ग्रुप ओ की बात करूँ तो इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाए जाएंगे। और एंटीजन्स की बात करें तो ए के अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा बिल्कुल सिमिलर, बी के अंदर कौन सा पाया जाएगा, बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं और ग्रुप ओ में कोई एंटीजन ए और बी कोई भी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कब एंटीबॉडी की बात हो रही है और कब एंटीजन की बात हो रही है। क्लियर है? ये वाली चीज़ क्लियर है? तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे। देखो अब अपन बात कर रहे हैं RH फैक्टर की। ठीक है, मदर का RH फैक्टर क्या है और फादर का RH फैक्टर क्या है और इससे मदर और उससे उसके होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टेबल के थ्रू सीखते हैं। सबसे पहले मान लो फादर जो है उनका RH फैक्टर RH पॉजिटिव है और एक केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यदि RH नेगेटिव हो। सेम केस मदर के लिए भी होगा, RH फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मदर और फादर का हम लोग कॉम्बिनेशन जमाएं कि अगर फादर भी RH पॉजिटिव है और मदर भी RH पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो बच्चा हो सकता है उसके हम लोग बात करें उसके ब्लड में जो RH फैक्टर होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबल केसेस हैं। अगर फादर RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है तो जो बच्चा होने वाला है, जो चाइल्ड होगा, उसके ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये केस हो गया, ये नॉर्मल केस होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि मदर ही RH नेगेटिव है, ठीक है, अगर मदर ही RH नेगेटिव है और इस केस में फादर RH पॉजिटिव है तो यहाँ पर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव मतलब बच्चे का जो ग्रुप है वो RH पॉजिटिव भी हो सकता है फैक्टर और RH नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मदर भी RH नेगेटिव है और फादर भी RH नेगेटिव है तो यहाँ पर जो होने वाला चाइल्ड होगा वो भी कैसा होगा, RH नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही केस होता है जो दिक्कत करता है, वो कौन सा केस है आप इस डायग्राम के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें सब हमने नेगेटिव बना रखे हैं, जैसे फीमेल के लिए हमने यहाँ पर दे रखा है फीमेल RH नेगेटिव है और जो फादर है वो कौन है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, मदर क्या हो गई, RH नेगेटिव हो गई, फादर हो गए RH पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं RH नेगेटिव वुमन एंड RH पॉजिटिव मेन कंसीव अ चाइल्ड। अब इसमें जो मदर है उसके अंदर होने वाला जो चाइल्ड है वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। अब मदर RH नेगेटिव है, ये आप देख पा रहे हैं मदर RH नेगेटिव है और ये जो चाइल्ड है ये कैसा है, यहाँ पर RH पॉजिटिव है। अब ये RH पॉजिटिव चाइल्ड जो है मदर को भी क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मदर का जो RH फैक्टर जो कि अभी तक नेगेटिव था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब बेबी होगा तब तक मदर का पूरा RH फैक्टर कैसा हो चुका होगा, पॉजिटिव हो चुका होगा। मतलब इनके बीच में आप ऐसा समझ सकते हैं सेल्स फ्रॉम द RH पॉजिटिव फैटस इंटर वुमेन्स ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, वुमन में इंटर करके वुमन को पूरा RH पॉजिटिव कर देगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, बेबी का जन्म हो चुका होगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब ये बेबी प्लान करेंगे, ये बेबी कंसीव करेगी, तब ये बच्चा जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वाला जो RH पॉजिटिव है इसके ऊपर अटैक करेगा। दैट्स वाई ये वाला जो बच्चा होगा इस टाइम पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर RH फैक्टर जो है पहले ही चेक कर लिए जाते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं नल चांसेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेन एक केस यहाँ पर बनता है जिसमें बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें एक और कोई चीज़ रह गई थी। ठीक है, लोकिया के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, पीवी आपको पता है। अब एपिजियोटॉमी क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या टीआर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एपिसियोटॉमी एक प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें बच्चे की डिलीवरी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सर्जरी प्रोसीजर में सर्जन महिला के पेरिनियल भाग में चीरा लगाया जाता है। योनि द्वार और गुदा के बीच में एक हिस्से को पेरिनियम यहाँ पर कहा जाता है। ये वाला हिस्सा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। ऐसा नॉर्मली ऐसे किया जाता है क्योंकि जो योनि द्वार है, जो वजाइना है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए और बच्चा आसानी से जन्म ले सके। यूजुअली ऐसी सिचुएशन तब होती है जब बच्चे का हेड बाहर नहीं निकल पा रहा हो। ठीक है, इस केस में जो है कुछ पॉसिबल केसेस होते हैं जहाँ पर जो है चीरा लगाकर जो है वजाइना को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। ठीक है,
अब इसके कई सारे केसेस हो सकते हैं कि वुमन जो है, जो महिला है वो पुश नहीं कर पा रही है या महिला थक चुकी है जिस वजह से जो है बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले केस होते हैं जिसको एपिसियोटोमी यहाँ पर कहा जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं वजाइनल ओपनिंग, बेबीज हेड, एनस और लोकेशन ऑफ पॉसिबल कट्स, ये कुछ पॉसिबल केसेस है जहाँ पर कट लगाए जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। और ये कैसे पॉसिबल है, अगर एनेस्थीसिया ऑलरेडी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो पहले एनेस्थीसिया देना होता है, उसके बाद हम ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए अब ये वाली चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद जो है बच्चों की देखभाल कैसे की जाएगी, ठीक है, इसके लिए भी कई सारे इसमें केसेस दे रखे हैं। सबसे पहले पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 6 हफ्ते, जैसे हमने मदर की चेक करी थी सेम एज इट इज़ बच्चे की भी सेम डेज पर चेक होगी। वेट यहाँ पर चेक होगा, मूत्र विसर्जन चेक होगा, मल विसर्जन चेक होगा, दस्त, उल्टी, दौरे पड़ना, गतिविधि कैसी है, बच्चा सुस्त है या फिर ठीक है, स्तनपान में कोई दिक्कत तो नहीं है, सांस की गति है ना, छाती का धंसना, टेम्परेचर, पीलिया, नाभिनाल की स्थिति। अगर 2.5 किलोग्राम से बच्चे का वजन कम है तो 3 बार एक्स्ट्रा चेक उसको किया जाएगा, 3 अतिरिक्त गृह भेंट करना, दैट मीन्स घर जाकर उस बच्चे को चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है जो इन जनरल है कि जो ध्यान रखनी होगी महिला को बच्चे के लिए, ठीक है, वो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चे को बीमार लोगों से दूर रखना है, ठीक है, बच्चे को 48 आवर्स तक नहलाना वगैरह नहीं है। अगर 2.5 किलो से कम वजन है तो एक्स्ट्रा केयर बच्चे की यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। स्वास्थ्य कर्मचारी से तुरंत संपर्क करें यदि बच्चे में इस प्रकार की कोई भी समस्या दिखाई देती है। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसको दौरे पड़ना या ऐंठन आ रही है, सांस की गति 60 मिनट प्रति मिनट से अगर ज़्यादा लग रही है, सांस लेते समय छाती का धंसना, ठीक है, ये अगर समस्या हो रही है, काक बगल का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना, बच्चा गर्म लग रहा है, ठीक है, अगर 35.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर, छूने पर गर्म लग रहा है तो भी चेक करवाएं, ठंडा लग रहा है तो भी चेक करवाएं, केवल उकसाने पर ही हलचल करना या बिल्कुल भी हलचल नहीं करना। ठीक है, तो ये खतरे के संकेत हो सकते हैं, है ना, तो इस केस में चेक करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें 6 सप्ताह पश्चात बच्चे की गृह भेंट पर जांच, ठीक है, जो 6 सप्ताह पूरे हो गए उसके बाद जो फाइनल चेक करने जाएंगे उसमें यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आपको फिल करनी होगी, है ना, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और 15 महीने। ठीक है, इस टाइम पर आप चेक करने जाएंगे। बच्चा बीमार है क्या, अलग अलग टाइम पर आप चेक करेंगे तो ये आपको फिल करना होंगे। स्तनपान जारी है अभी भी, ठीक है, अब ऊपरी आहार दिया जा रहा है क्या, तो 3 महीने में तो अपन देते नहीं है, 6 महीने के बाद देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने के लिए तो पॉसिबल केस होगा ही नहीं और देते भी नहीं है। ठीक है, इसमें अपन को फिल करना होगा कि कितने समय क्या दे रहे हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। 2-3 चम्मच एक साथ में 2 से 3 बार प्रतिदिन, 1 से 2 बार नाश्ता दे रहे हैं, ठीक है, आधा कप खाना एक साथ में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कितना वजन लिया गया है, विकास वृद्धि की जांच हुई है, टीकाकरण स्थिति की जांच के टीके लगवाए हैं कि नहीं लगवाए, वो सारी चीज़ें इसमें डाली जाएगी। ठीक है, और खसरा का टीका लगवाया है कि नहीं, तो 6 महीने तक तो ये नहीं लगता है, इसके बाद लग रहा है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, टीकाकरण का एक चार्ट पूरा अलग से मिलेगा इसमें आपको, जिसमें आपको पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विटामिन ए जो है दिया गया है कि नहीं, ORS घर पर दिया गया है कि नहीं, है ना, ORS दिया जाएगा यहाँ पर, ओरल पोलियो वाला। आयरन फॉलिक एसिड सिरप घर पर है कि नहीं, क्योंकि ये दी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली इस समय पर बहुत सारी चीज़ें होती है, दस्त वगैरह लग सकती है ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ जो है घर पर दी जाती है, जिसमें आयरन फॉलिक एसिड सिरप की बात हो रही है। आशा उम्र अनुसार सेवाएं प्रदान करें, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने में आकर चेक करना है। स्तनपान, केवल स्तनपान की सलाह 3 महीने, 6 महीने में होगी। ऊपरी आहार जो है इस समय पर दिया जाएगा, ठीक है, हाथ धोने की सलाह ऑल टाइम, बच्चे के लालन पालन की सलाह, परिवार नियोजन की सलाह, ORS दिया गया है कि नहीं, आयरन फॉलिक एसिड सिरप दिया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दस्त की रोकथाम करना, खाना पकाने और खिलाने से पहले, शौच के बाद, बच्चे का मल साफ करने के बाद अपने दोनों हाथ साबुन से धोएं। ठीक है, सुनिश्चित करें कि पीने का पानी साफ हो और ढके हुए बर्तन में हो। सुनिश्चित करें कि बच्चे का वातावरण स्वस्थ रहे और बच्चे के हाथ भी धोते रहें। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें, बच्चे को मल से सुरक्षित यहाँ पर रखें। इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं, दस्त के इलाज, ORS का पैकेट 1 लीटर पानी को साफ पानी में अच्छे तरीके से घोल सकते हैं, पीने के साफ पानी में अच्छे तरीके से घोलकर बच्चे को दें। दस्त शुरू होते ही और हर दस्त के बाद ORS का घोल इसको पिलाना है।
जिंक की गोली 1 चम्मच पीने के पानी में या माँ के दूध में घोलकर 14 दिनों तक देनी है। ये मेडिसिन आपको वहीं से मिलेगी। दस्त के दौरान एवं बाद बच्चे को माँ एवं दूध का ऊपरी आहार देना जारी रखें। ठीक है, अब इसमें एक तो दस्त हो गया, दूसरा हो सकता है निमोनिया। सर्दियों में बच्चों को ऊनी कपड़े पहनाएं और जमीन पर नंगे पांव ना चलने दें। नवजात के शरीर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। एलपीजी गैस स्टोव पर खाना न पकाएं, घर में धुना नहीं होने दें। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बच्चे के लिए हो सकता है। क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं? खांसी का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, सांस लेते समय छाती का धंसना और बुखार आना, ये सारी चीज़ें आपके निमोनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, सांस की गति को गिनने से निमोनिया की पहचान की जा सकती है। 2 माह से कम उम्र के शिशु में सांस की गति 60 प्रति मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 2 माह से 1 साल के बच्चे में सांस की गति 50 मिनट से प्रति ज़्यादा होनी चाहिए और 1 साल से 5 साल तक बच्चे में सांस की गति 40 प्रति मिनट से ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे कोई लक्षण यहाँ पर दिखते हैं तो आशा या एएनएम से हम लोग संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। ठीक है, कब कब कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है, ये अभी हम लोग यहाँ पर बात करें 9 माह मतलब 1 साल तक की। ठीक है, ये पूरा 1 साल का चार्ट रहेगा। 4 चीज़ें हमेशा हमें मेंशन करनी होगी जब भी वैक्सीनेशन की बात होगी। कौन सी वैक्सीन दी गई है और ये वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है। जैसे यहाँ पर इन शॉर्ट लिखा हुआ है ओपीवी, पेंटा, रोटा, पीसीवी, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये मेंशन करना है कि ये जो वैक्सीन दी गई है ये किस रोग से बच्चे का बचाव करेगी। अगला टीकाकरण कहाँ होगा, कब होगा, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा इस चार्ट के अंदर। कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और उनका निदान कैसे करें। जब भी बच्चे को वैक्सीन लगती है तो हल्के हल्के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, बुखार आना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें। तो सिम्टम्स भी आप साथ के साथ मेंशन कर दें। टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और इसे अगले टीकाकरण के समय साथ लेकर आए। तो ये चारों चीज़ें जब टीकाकरण होता है तब लेकर आनी है। ठीक है, मतलब इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना और उस समय ये चीज़ें मेंशन करनी है माँ को। ओके, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चे का जो जो भी डिटेल भरा जाएगा। जन्म की तिथि, इस समय लिखा जाएगा अगला टीकाकरण कब होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली जो डेट है वो यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो रहेगा OPV 0। ठीक है, ऐसे 0 1 2 3 करके मेंशन किया जाएगा। OPV 0 है ना, जन्म के समय OPV 0, 1.5 माह में OPV 1, 2.5 माह में OPV 2, 3.5 माह में OPV 3 और 9 महीने में MR1 टीका लगेगा। अभी इनका पूरा डिटेल अपन डिस्कस कर लेंगे। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लग जाएगा। ठीक है, 1.5 माह में पेंटा 1, 2.5 माह में पेंटा 2, 3.5 में पेंटा 3 और फिर JE 1। ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर। फिर इसके बाद आ जाता है BCG का टीका जन्म के समय। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा आपका रोटा 1, फिर इसके बाद PCV 1 और IPV 1। इधर आ जाएगा आपका रोटा 2, रोटा 3, PCV 2, IPV 2। इधर विटामिन ए का और पीसीवी का बूस्टर। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती है ये अपन डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा कब का हो गया, ये पूरा अभी 1 साल का चार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन रहेगी कि आपके बच्चे के जीवन के पहले वर्ष के सभी टीके यहाँ पर लग चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 से 24 माह की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा साल आपका हो जाएगा। इसमें आपका DPT बूस्टर 1 लग जाएगा, विटामिन A2, MR2, JE2 और OPV का बूस्टर। ठीक है, 5 से 6 वर्ष में DPT बूस्टर 2 लगवाया जाता है, 10 वर्ष में TT का टीका और 16 वर्ष में TT। ठीक है, इसमें विटामिन ए का जो है ये अलग से मेंशन करा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 वर्ष में विटामिन A3, 2 से 5 में A4, 3 वर्ष में A5, 3.5 में A6, 4 में A7, 4.5 में A8 और 5 में A9। ठीक है, अगर कोई वैक्सीन बीच में इनकेस छूट गई है कि उस डेट पर नहीं लगवा पाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये डेली लगती है, स्पेसिफिक टाइम अलॉट यहाँ पर किया जाता है। तो अगर कोई छूट जाती है तो वो सारा ट्रैक यहाँ पर करना होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाले इंस्ट्रक्शंस तो आपने देख लिए, 4 चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, कौन सी वैक्सीन किस रोग से बचाव कर रही है ये वाली चीज़, अगला नेक्स्ट कब होगा वो भी डेट, साथ ही इसके क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और साथ ही अगला जो है इस कार्ड को सुरक्षित रखना है और जब भी नेक्स्ट टाइम आए तो उसको साथ में लेकर आए। ठीक है, ये वाले इंस्ट्रक्शंस थे। अब यहाँ पर आपको सारे एक साथ दिख जाएंगे। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं 16 ईयर्स तक वो सारे टीके एक साथ है। सबसे पहले जन्म के समय हमने देखा BCG का टीका लगेगा। ठीक है, OPV 0 ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पर लगेगी 2 बूंद। ठीक है, हेपेटाइटिस बी ये बर्थ डोज होते हैं जो जन्म के समय ही 24 घंटे के अंदर अंदर देने होते हैं। 6 वीक की बात करें तो OPV 1 वही ओरल पोलियो वैक्सीन 1 पहले एक हो चुकी है, अब दूसरी वाली हो जाएगी।
पेंटावेलेंट 1 ये अपन खुद बच्चे को जो है 5 बीमारियों से बचाता है, तो ये पेंटावेलेंट हो गया। इसके बारे में देखेंगे वो कौन सी 5 बीमारियां होती हैं। रोटावायरस वैक्सीन जिसको आरवीवी बोला जाएगा, ठीक है। RVV1 फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन दैट इज FIPV1, न्यूमेरिकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन PCV1, ठीक है। ये 6 वीक में ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। 10 वीक में OPV2 पेंटावेलेंट 2 RVV2, ठीक है। 14 वीक में OPV3 पेंटावेलेंट 3 FIPV3 RVV3 और PCV2, ठीक है। ये सारी लगेगी। उसके बाद हम लोग बात करें 9 to 12 मंथ की, है ना। MR यानी कि मेसल्स और रुबेला का टीका यहाँ पर लगेगा। JE1 देखो इसमें स्टार बना रखा है, दैट मीन्स एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट ओनली, जिस क्षेत्र में ये खतरा होगा उस क्षेत्र में स्पेसिफिक होता है कि JE लगवाना है, ठीक है। और PCV बूस्टर जो है हर जगह नहीं लगवाया जाता है, जैसे MP में स्पेसिफिक है तो MP में लगता है, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। राजस्थान और हरियाणा ने शुरुआत की है इसकी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आवश्यक होता है वहाँ वहाँ पर ये लगवाते हैं, ठीक है। 16 to 24 मंथ में MR2, JE2, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस दैट इज DPT बूस्टर 1, OPV बूस्टर। 5 से 6 में DPT बूस्टर 2, 10 ईयर में टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया दैट इज TD। 16 ईयर्स में भी TD का लगेगा, और जो प्रेग्नेंट मदर होती है उस समय उनको TD1 और TD2 और TD बूस्टर लगते हैं। अब ये TD बूस्टर कब, अगर प्रीवियस में उन्होंने 3 साल तक नहीं लिया है तो ये वाला लगेगा। 1 डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन 3 ईयर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी अपन 1 बाय 1 करके एक बार और सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये अभी एक चैप्टर और आएगा, इसके बाद जो 4th चैप्टर है वो पूरा वैक्सीनेशन का ही है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि स्पेसिफिक और क्या क्या है, इनका डिटेल हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ये पूरा शेड्यूल है नेशनल लेवल का कि ये सारे टीके होते हैं और इसी समय पर आइडियली लगवाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो अपन RVV की बात कर रहे थे दैट इज़ रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस छोटे बच्चों में अतिसार दैट मीन्स डायरिया का प्रमुख कारण होता है। ये डबल स्टैंडर्ड RNA विषाणु की एक जाति होती है। लगभग 5 वर्ष की आयु में विश्व के लगभग सभी बच्चे रोटा वायरस से कम एक बार अवश्य रूप से संक्रमित होते हैं, इसीलिए वह इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चों को लगवाना ही है, ठीक है। अब हम लोग जो देख रहे थे कि पेंटावेलेंट 1, पेंटावेलेंट 2, पेंटा 3, तो अब ये चीज़ है क्या, पेंटावेलेंट, पेंटा से ही समझ में आ रहा है, पेंटा मतलब क्या होता है 5, मतलब ये जो है हमें 5 बीमारियों से बचाता है। सबसे पहले आ जाएगा डिप्थीरिया, टिटनेस आपका हो गया, पर्ट्यूसिस जो कफ होता है उससे, है ना, और पोलियो हो गया, और HIV डिसीज। इसमें एक और ऐड करा गया हेपेटाइटिस बी, बट इसका नाम पेंटावेलेंट ही है। मेनली इसका टारगेट जो है 5 बीमारियों को कवर करना है, दैट इज डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, पोलियो और HIV डिसीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया अपना पेंटावेलेंट। अब हम लोग जो TD की बात कर रहे थे कि जो मदर को और बच्चे को 16 साल में जो TD लगता है दैट इज टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन। यह संयोजन टीका 5 इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, पहला 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 से 18 महीने और 4 से 6 साल की उम्र में। इसके बाद एक बूस्टर TDP दिया जाता है जिसमें टिटनेस वैक्सीन की समान मात्रा रहती है लेकिन छोटी होती है डिप्थीरिया और काली खांसी के टीके की मात्रा में। मतलब जैसे अपन ने देखा था ना अभी कोविड में बूस्टर लग रहे थे, तो सेम चीज़ इसमें होती है, पहले 2 लगवा लो, उसके बाद जो है एक फाइनल बूस्टर डोज यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों चीज़ों को कवर किया जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसमें लास्ट में जो लास्ट पेज होता है इस MCP कार्ड का, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है, ठीक है, कि BCG जो है TB रोग से बचाएगा, ठीक है, हेपेटाइटिस B तो हेपेटाइटिस B से बचाएगा, OPV पोलियो से यहाँ पर बचाएगा, ठीक है, तो ये इतने समय तक लेना है। JPV पोलियो से बचाएगा, पेंटा जिसमें काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और हिब इन्फेक्शन दैट इज HIV से ये बचाएगा। PCV की बात करें तो न्यूमोनिया से ये बचाएगा, रोटा दस्त रोग से बचाता है, MR खसरा रुबेला, है ना, मिसल्स और रुबेला से ये बचाएगा, JE दिमागी बुखार से बचाएगा। ये स्पेसिफिक एरिया में ही लगाते हैं जहाँ पर एंडेमिक होता है उसी जगह। DPT की बात करें तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस से ये बचाएगा, ठीक है। कब कब लगवाना है इसलिए इसमें राइट का निशान यहाँ पर लगा रखा है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वैक्सीनेशन को स्टार्ट करेंगे, उसमें वापस से यही सारी चीज़ें पढ़नी, उसमें इंडिविजुअल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सारी जितने भी वैक्सीन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे किस डेट को क्या लगाना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर कई सारे, वो हम लोग वैक्सीनेशन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।